Hello champions, welcome back to Optimistic Geek channel. I hope you all are doing well in your preparation in your life. So, in the previous lectures, we have studied the Constitution. What is the Constitution? How it evolved? What are the features of the Constitution? And there are so many topics we have covered in previous three lectures. पिछले तीन कक्षाओं में हमने संविधान कैसे बना, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान सभा ने संविधान बनाया उसके बारे में हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था। हमने संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी थी, यानी कि संविधान का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो संविधान है उसका परिचय, मतलब कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं और संविधान के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट आपको बातें थी वो उसमें बता दी गई थी। अब हम यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे संविधान को चैप्टर बाय चैप्टर, आर्टिकल बाय आर्टिकल। पूरी डिटेल एनालिसिस रहेगी, साथ में बने रहिए, समझिए। और अगर चीज़ें अच्छी लगेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। बाकी शेयर करते हैं नहीं करते हैं तो आपकी इच्छा है, पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप ये समझिए, प्रस्तावना को अगर हम पढ़ते हैं तो अमूमन हम प्रस्तावना की जो वोकैब्स हैं, जैसे उसमें कहा गया हम भारत के लोग, भारत को लोकतांत्रिक और सारे जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो उसके बारे में चीज़ें लोग बता देते हैं, फिर उसको उसका मीनिंग समझा देते हैं और मेरे ख्याल से इतने में प्रस्तावना हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा बेसिक से समझें और उसकी जो वोकैब्स है, जो उसकी शब्दावलियाँ हैं, जिसको लोग सिर्फ मीनिंग बता के समझते हैं कि उन्होंने प्रस्तावना आपको पढ़ा दिया, हम चाहेंगे कि आप उसको पूरी तरीके से समझें। जिसको कहते हैं आत्मसात करना, आप उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करें उस नॉलेज को, ये मेरा एम रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना। व्हाट इज द टुडेज टॉपिक? द टॉपिक इज प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो क्या होता है प्रस्तावना? छोटे से एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। आपके पैदा होने से लेके, और आज आपकी एज किसी की 18 है, किसी की 20, 21, 22, 23, 24 जो भी है, किसी की 30 हो रही है, किसी की 35 हो रही है। तो अगर आपसे कहा जाए जब से आप पैदा हुए तब से और आज तक का पूरा डिटेल अपनी लाइफ के बारे में लिखिए, तो शायद आप पूरी एक किताब लिख देंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी पूरी लाइफ का जो कहते हैं जिसको कि वृत्तांत जो रहा है, जो आपका पूरा लाइफ सर्किल रहा है अभी तक का, उसको आप कैसे देखते हैं, आप केवल उसका इंट्रो एक दीजिए, मतलब एक ऐसा इंट्रोडक्शन दीजिए, एक ऐसा परिचय दीजिए आपके अभी तक के जीवन का, जिससे कुछ शब्दों में, कुछ ही बातों में हम आपके जीवन का एक सार समझ सकें, जो आपका एक कोर है आपकी लाइफ का, हम उसको समझ सकें। तो हम कुछ लाइनों में अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, एक सिंपल वे में, कि मैं प्रतापगढ़ में, मैं सोनभद्र में, मैं लखनऊ में, मैं अमेठी में, मैं बहुत सारे किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लूँगा कि मैं वहाँ पैदा हुआ और उसके बाद मैंने स्कूलिंग की है, जिसमें मेरा स्कूलिंग मेरी इसी स्कूल से हुई है, ग्रेजुएशन ऐसा सा हुआ। और मेरी लाइफ थोड़ी उतार चढ़ाव से भरी हुई रही। मेरी इच्छा थी मैं लोग गरीबों की मदद करूं। मैंने एक समय पे आके गरीबों की मदद भी की। आज लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, घर परिवार के लोग मुझसे खुश हैं। मेरी कुछ कमियां भी रहीं तो मैं उन कमियों को दूर करने में हमेशा लगा रहता हूँ। तो इतने में आपने अपनी लाइफ को शॉर्ट में समझाया, जिससे ये समझ में आया कि आप एक एम्बिशियस पर्सन हैं, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे, आपकी प्रॉब्लम्स रहीं, बट आज आप अपने स्ट्रगल्स को या अपने हर्डल्स को पार करके, अपनी परेशानियों को पार करके आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। तो एक आपका लाइफ को हमने छोटे से में समझ लिया। तो ये चीज को हम कंपेयर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ, कि जब आपसे कहा गया कि आपके पैदा होने से लेके और आज तक की लाइफ के बारे में डिटेल में बताइए, तो आप उस पर किताब लिखते हैं, वो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हमने कहा कि अपने लाइफ को कुछ लाइंस में इंट्रोड्यूस करिए, कि कुछ लाइंस में ही आपके लाइफ के बारे में हम समझ सकें, जब हमने ये बात कही तो वहां पे हमको ये चीज पता चली कि
आपका लाइफ कैसा है, क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो वो जो इंट्रोडक्शन आपने छोटा सा अपनी लाइफ का दिया, जिसमें आपके लाइफ के बारे में अप्रोक्सीमेटली हमने पूरी बातें जान ली छोटे से ही हिस्से में, उसको हम कहेंगे प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। तो यहाँ से आप समझें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, जैसा कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि इट इज़ द लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब इतना बड़ा संविधान है, उस वो तो उसके उद्देश्य क्या है, वो क्या चीज़ें हम जो भारतवासी हैं उनको देता है और कैसे अडॉप्ट हुए, सारी चीज़ों को अगर हम एक पेज में लिखने की कोशिश करें हम, तो वही जो उसका इंट्रोडक्शन है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल, यानी कि के.एम. मुंशी जी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसकी सोल को समझना, उसके पूरे सार को, पूरे ऑब्जेक्टिव्स को, पूरे सिग्निफिकेंस को एक चंद लाइनों से समझना, वही आपका जो चंद लाइनें हैं जो एक पेज में आपको मिलता है, वो प्रस्तावना है। और प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल जो है, वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या चीज़ें वो हमको प्रोवाइड करता है, क्या राइट्स प्रोवाइड करता है, इक्वलिटी कैसे देता है, जस्टिस किस टाइप के दिए गए हैं। तो बेसिकली वो हमको वो एक्सप्लेन कर देता है। तो यहाँ पे ऐसे समझिए, अगर आप लोग हिंदी पढ़ने में, हिंदी साहित्य पढ़ने में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आपने बिहारी सतसई जी का नाम सुना होगा। नहीं भी अगर सुना है तो आप जाइए गूगल करिए बिहारी सतसई। तो उनके बारे में कहा था, उन्होंने शायद 52 या मतलब मुझे जहाँ तक याद है 52, बट हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो। तो उन्होंने केवल कुछ कुल 50-60 रचनाएं ही लिखी थी अपनी पूरी लाइफ में, लेकिन आज वो बहुत फेमस रचयिता हैं हमारे प्राचीन समय के। तो उनको कहा जाता था कि उन्होंने गागर में सागर भरा था। उन्होंने भले ही सिर्फ वो 52 रचनाएं ही की थी, लेकिन उसमें उन्होंने जो उनका ऑब्जेक्टिव था, उसमें जो उसका मीनिंग निकल के आता है, वो इतना ज़्यादा है, इतना ब्रॉड है, वो ब्रॉड लेवल पे है। इसीलिए कहा गया कि उन्होंने गागर में सागर भरा की रचनाएं जो थोड़ी सी लिखी, लेकिन उनके अगर अर्थ पे जाते हैं, उसको पूरा समझते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही सेम चीज़ आपकी है प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है वो गागर में सागर भरने वाला काम करती है, आपके संविधान को इंट्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से हम समझते हैं कि प्रियम्बल क्या है। तो प्रियम्बल सबसे पहले हम बात करेंगे, इट इज अ प्रीफेस या इंट्रोडक्शन। ये क्या है? प्रीफेस है या इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये समझिए प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है। वो इंट्रोडक्शन है, परिचय है किसका, which sets out guiding purpose, principles, philosophy of constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है प्रियम्बल, जो कि हमें देता है गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप प्रियम्बल को देखें तो वो हम उससे हमको क्या मिलेगा, ये हमारा गाइडिंग जो पर्पस रहा वो क्या रहा, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत क्या हैं, हमारे संविधान के, उसको हम उसको समझ सकते हैं प्रस्तावना के द्वारा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, जो दर्शन है हमारे संविधान का, उसको भी हम प्रस्तावना से समझ सकते हैं। ये सब चीज़ें समझने वाली हैं, जिनको आप मेंस में कोट करते हैं। थोड़ा सा समझते रहिए, जिससे आपको कभी भी इन फ्यूचर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम ना हो। और प्रियम्बल क्या कंटेन करता है, क्या है प्रियम्बल में? सो इट कंटेन नोबल एंड ग्रैंड विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट कंटेन्स नोबल एंड ग्रैंड विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के जो नोबेल और एक बड़ा जो विजन था, उसको ये जो दृष्टिकोण था, उसको दिखाता है, उसको ये कंटेन करता है, उसको समाहित करता है। कौन? प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। इट रिफ्लेक्ट्स ड्रीम एंड एस्पिरेशंस ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के निर्माताओं का, संविधान के निर्माताओं के जो एक ख्वाब थे, जो एक सपना था हमारे संविधान को बनाने का, उनको ये रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है,
क्या है प्रियम्बल, ये छोटे से रूप में हमने समझा, ये कहाँ से आता है। तो सबसे पहले तो याद रखिए, कहानी की शुरुआत होती है 13 दिसंबर 1946 से। तब की हम बात करेंगे 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रिजोल्यूशन लेके आए जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो 13 दिसंबर 1946 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए, वही आगे चल के बनता है आपका संविधान की प्रस्तावना। उसी में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किया गया, उसको अपडेट किया गया और वही बन गया आपका संविधान की प्रस्तावना। आपको याद होगा, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, जो संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष थे सत्यानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, और उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को बनाया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। तो उसी संविधान सभा में 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव, क्यों पेश किया गया? तो संविधान सभा का निर्माण क्यों हुआ? संविधान के निर्माण के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों कॉन्स्टिट्यूट की गई, क्यों बनाई गई? उसका पर्पस क्या था कि फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसमें कैसी बातें होनी चाहिए, क्या एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, क्या उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, इन सब को एक जनरल वे में समझाने के लिए, एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव बताने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उद्देश्य प्रस्ताव वो लेकर आए थे इसी ख्वाब में कि क्या हमारा संविधान क्या चीज़ें हमको देगा और संविधान में हमको किन किन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, उन सभी को एक सारगर्भित रूप में, छोटे से संक्षिप्त रूप में उसको क्लेरिफाई किया गया, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव, नाम से ही आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव जो उद्देश्य के बारे में, किसका उद्देश्य? उद्देश्य हमारे संविधान का, कि हमारे संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव बताने वाला जो आपका दस्तावेज था, जो आपका डॉक्यूमेंट था, वही था आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, क्या लगता है प्रियम्बल और किसी देश में है? प्रियम्बल अगर है तो सबसे पहला देश कौन सा है? तो चलिए सबसे पहले तो बताऊं कि प्रियम्बल और भी देशों में है। ऐसा नहीं कि भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल अलग से ऐड किया है, तो ऐसा नहीं है, भारत इकलौता नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले किस कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किया था? तो उसका आंसर है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका में जो है आपका जो संविधान है, उसमें उसकी प्रस्तावना लाई गई थी विश्व में पहली बार। फर्स्ट कंट्री बेगिन विद प्रियम्बल, पहला देश जिसने प्रियम्बल के साथ, जो प्रस्तावना के साथ शुरुआत करता है, तो वो हो जाएगा आपका अमेरिका। इसको इंग्लिश में और हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह नहीं मिलता है। NA पालखीवाला, नोट डाउन करिएगा, NA पालखीवाला, इन्होंने प्रियम्बल को कहा इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा गया?
संविधान का परिचय पत्र कहा गया प्रियम्बल को, और किसने कहा? N.A. पालकीवाला ने। किसने कहा? N.A. पालकीवाला। अब हम जो बेसिक बताना था वो बता चुके हैं। अब हम सीधे आते हैं अपनी प्रियम्बल पर। क्या है हमारी प्रियम्बल, उसको हम एक बार समझेंगे, क्योंकि उसको अगर समझ लिया कहाँ पे उसमें क्या चीज़ डाली गई है, क्यों डाली गई है, जब एक बार आप उसको समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका ये चैप्टर खत्म। चीज़ें हैं हम पढ़ाएंगे इस लेक्चर में, बट यहीं से आपको सारी चीज़ें समझ लेंगी। ठीक है, हम उसको बताएंगे, आप लोग नोट डाउन करिएगा, बताएंगे कहाँ कैसे कब लिखना है। ठीक है, इसको हम अभी आपको बताते हैं। ये है हमारी प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, और प्रस्तावना को ही हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो क्या कहता है हमारा जो प्रस्तावना है, जो वो क्या कह रही है यहाँ पे? तो सबसे पहली लाइन जब आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको उसका पूरा मीनिंग समझ में आता जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं सबसे पहले, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। क्या कह रहा है कि हम भारत के लोग, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आप सभी तैयारी करने वाले लोग ये काम हमेशा करें कि प्रियम्बल को नोट करके अपने पास जरूर रखें। तो ये कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो ये चीज समझ में आई, हम भारत के लोग। ठीक है, ये पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसको समझते हैं अच्छे से। To constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। citizens को सिक्योर करने के लिए, citizens को क्या देने के लिए, क्या पहुंचाने के लिए, सबसे पहले बात करता है जस्टिस। और यहाँ से क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं। सबसे पहले आपसे पूछता है एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे, तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर कहाँ से मिलती है। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले सोर्स की बात करता है, तो सोर्स आपका है द पीपल ऑफ इंडिया, यानी संविधान में या संविधान की जो शक्ति है, जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किस में निहित है, किस में आती है? तो वो लोगों में आती है। भारत के जो भारतवासी हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उनके अंदर ये पावर है। ठीक है, ये पावर दी गई है। क्या है? सबसे पहला जस्टिस। जस्टिस क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने बताया कि सोर्स ऑफ पावर पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन के शक्ति का स्रोत, तो वो क्या, कौन है? पीपल ऑफ इंडिया, भारतवासी जो है। ठीक, फिर इसके बाद पूछता है, ये आपको याद रखना है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये वर्ड्स आपको, कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। एग्ज़ाम में अभी 2020 या 21 के एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस में उसने ये पांचों अल्फ़ाबेट्स, पांचों वर्ड्स जो है वो दे दिए थे, और कहा था कि प्रियम्बल में ये जिस सीरीज में लिखे गए हैं उस सीरीज में उसको सेट करना था, आगे पीछे करके उन्होंने घुमा के लिख दिया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रियम्बल में कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर गिवन इन द प्रियम्बल। तो जस्टिस है आपका सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस कितने हैं हमारे प्रियम्बल में? तो हमारे प्रियम्बल में 3 जस्टिस हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आपका हो जाएगा सोशल, दूसरा आपका हो जाएगा इकोनॉमिक, और तीसरा आपका हो जाएगा पॉलिटिकल। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या बात कर रहा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? तो 3 प्रकार के न्याय की बात यहाँ पर
की जाती है, वो 3 प्रकार के आपके न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखिएगा, न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस गिवन इन प्रीएम्बल? So there are 3 types of justice. The one is social, the second one is economic, and third one is political. After that, the liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Thought, expression, belief, faith, and worship. ये लिबर्टी जो दी गई है, तो स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो प्रीएम्बल में यानी कि उद्देशिका में या प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार के फ्रीडम की बात की गई है? तो ये आपके आते हैं 5। ठीक है। जस्टिस कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? तो आपका हो जाएगा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा आपका हो जाएगा पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है। कितने प्रकार के न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये सारा आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं, स्पेशली स्टेट पीसीएस में। और जब आप मेंस के अगर राइटिंग की हम बात करें, चाहे वो स्टेट पीसीएस का मेंस हो, चाहे वो यूपीएससी का मेंस हो, तो जब हम अभी प्रीएम्बल को समझेंगे, प्रीएम्बल के बाद में जैसे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, जब हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे, तो यहाँ से आपको जो रेफरेंस मिलता है उसका एक्सप्लेनेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। आपको आगे पता चलेगा कि न्याय के लिए जो जस्टिस है उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से अनुच्छेद हमारे संविधान के उत्तरदायी हैं, ये हमको जानने को मिलेगा। उसी प्रकार से जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है। विचार 1, 2 अभिव्यक्ति, 3 विश्वास, 4 धर्म और 5 उपासना। याद रखिएगा। तो न्याय कितने हो गए? 3 और स्वतंत्रता कितनी हो गई? 5। एंड देन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या कहता है? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। तो कितने प्रकार के इक्वलिटी की बात की गई है प्रीएम्बल में? कितने प्रकार की समता यानी कि समानता की बात हमारे प्रीएम्बल में की गई है, हमारे उद्देशिका में की गई है? तो 2 समानताओं की बात करते हैं। एक आपका प्रतिष्ठा है और दूसरा आपका है अवसर की समानता। ठीक है। तो कितने इक्वलिटी की बात की गई है? 2 इक्वलिटी हैं, एक तो स्टेटस हो गया, एक हो गया अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट अलोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring dignity of individual and the unity and integrity of the nation, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने, बंधुता बढ़ाने हेतु, सुनिश्चित करने और बंधुता बढ़ाने हेतु दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखिए, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। ठीक है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और बंधुता को बढ़ाने के लिए हम सभी लोग आज इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष, मिति क्या है? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है। बार फिर से देख लेते हैं। तो एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring dignity of individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. पूरी प्रीएम्बल आप लोग मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने एवं बंधुता बढ़ाने हेतु दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक बार इंग्लिश में इसको पूरा पढ़ लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice. There are three types of justice: social, economic, and political. Liberty of thought. So how many types of liberty are there? Thought, expression, belief, faith, and worship. There are 5 types of liberty given in the preamble. And then equality of status and of opportunity. Equality of status and of opportunity. प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता. And to promote among them all. Fraternity, assuring dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये हो गया आपका प्रियम्बल, ठीक है। अब इसमें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो शक्ति का स्रोत है, संविधान का जो स्रोत है वो किसे कहा गया है। अब यहाँ पे आपको चीजों को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान का स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा स्टेट कैसा होगा, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, भारत की प्रकृति क्या होगी, तो भारत की प्रकृति होगी मतलब भारत कैसा होगा, तो भैया भारत सोवरेन होगा। सोवरेन का मतलब संप्रभु। भारत सोशलिस्ट होगा यानी समाजवादी होगा। भारत जो है वो आपका सेकुलर होगा यानी धर्मनिरपेक्ष होगा। इसके बाद आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, कितने टाइप के जस्टिस, तो ये हो गया सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। खैर अभी हम आगे देखते हैं। तो हम अभी समझ रहे थे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, पहला। दूसरा ये कह रहा है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत की प्रकृति, तो भारत की प्रकृति आपकी होगी सोवरेन यानी कि संप्रभु, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये जो चीजें हैं ये दिखाता है आपका नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। और अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, अगर हम उद्देश्य की बात करें, तो उद्देश्य कौन से होंगे, इसमें आपको समझ में आ रहा है उद्देश्य कहां पे होगा। तो उद्देश्य अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आपका एक तो ऑब्जेक्टिव हो गया जस्टिस, क्या हो गया ऑब्जेक्टिव, जस्टिस। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव हो गया लिबर्टी, और तीसरा आपका हो गया इक्वलिटी, और चौथा हो गया फ्रेटर्निटी। क्या हो गया, फ्रेटर्निटी। तो ये हो गया आपका सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, जितना ये भी दिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और इसके बाद में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब क्या है आपका ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन। तो भैया कब एडॉप्ट हुआ, ये देखिए डेट,
कब अडॉप्ट हुआ है? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता चलती हैं किससे? प्रीएम्बल को पढ़ने से। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको लगभग हर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। यहाँ से जो चीज़ें थोड़ी हम बताएंगे वो आपको थोड़ी अलग मिलने वाली हैं। सब नोट डाउन करते रहिएगा, छोड़िएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने टेलीग्राम चैनल पे इसका नोट्स अपना खुद का हैंडराइटिंग अपलोड कर दिया है, लेकिन आपको भी ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी होंगी खुद से। सिर्फ हमारे नोट से ही आप नहीं पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, आपको खुद से भी लिखना होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमने बोले, जैसे हमने बोला कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और भी चीज़ें हमने आपको बोली ना, तो उसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो नेचर में सबसे पहले क्या देखा था? सोवरेन। क्या देखा था? सोवरेन यानी कि संप्रभु। तो दो संप्रभु का मतलब क्या होता है इसको समझिए, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझिएगा। संप्रभु मतलब यानी कि सोवरेन। ठीक है, तो ये एक कंट्री है या क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे एक लीडर है ए, यहाँ पे एक लीडर है बी और यहाँ पे एक लीडर है सी। इसको पहले हम हिंदी में समझाते हैं। ठीक है, कि कोई एक भौगोलिक क्षेत्र, एक भूभाग यानी कि कोई एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, वो भी लिमिटेड। उस एरिया का पैरामीटर्स हमको पता हो कहाँ से कहाँ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई एक निश्चित भूभाग। ठीक है, ये हो गया, हम एक ये हो गया निश्चित भूभाग, एक आपका निश्चित भूभाग ये हो गया, और ये आपका एक निश्चित भूभाग हो गया। तो एक निश्चित भूभाग पर किसी व्यक्ति की आज्ञा का पालन उस भूभाग की जनसंख्या आदतन करती हो, और डरिएगा नहीं, एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, अभी बस एक बार बोल रहा हूं कि आज्ञा का आदतन पालन उस भूभाग की अधिकांश जनसंख्या करती हो, और वह व्यक्ति अपने ही समान किसी अन्य संप्रभु की, अन्य सोवरेन की आज्ञा का आदतन पालन ना करता हो, तो वह व्यक्ति क्या होगा? संप्रभु होगा। ऊपर से निकल गई है, बाउंसर है, हमें पता है, लेकिन आइए अब हम समझाते हैं। जैसे ए है, ठीक है, तो ए का ये ज्योग्राफिकल एक लिमिटेड एरिया है, इसमें पॉपुलेशन होगी। तो ए अगर कुछ भी आदेश करता है, कोई रूल बना के देता है, कोई लॉ लाता है, तो जो ये जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या है, ये क्या करेगी? उसकी बात को अगर फॉलो कर रही है, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो फॉलो कर रही है इसकी बात, एक ही। ठीक है, और सिर्फ फॉलो ही करना नहीं, एक हैबिट के थ्रू फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसकी हैबिट है कि जो जनसंख्या यहाँ की है वो एक ही बात को फॉलो करें। लेकिन जो ए है, इसकी बात को तो फॉलो इस वाले एरिया की जनसंख्या कर रही है, पॉपुलेशन कर रही है, लेकिन अगर बी ए को कुछ सजेस्ट करता है, बी ए को कहता है कि आपको ये टैक्स लगाने चाहिए, कुछ सजेस्ट कर दिया, अब उसने सजेस्ट कर दिया इसलिए ए ने लगा दिया, मतलब कि अपने ही समान किसी अन्य संप्रभु या सोवरेन को क्या करना? उसकी बातों का आदतन पालन ना करता हो, उसकी बातों का आदतन पालन ना करता हो, तो ये क्या हो जाएगा? संप्रभु हो जाएगा। जैसे इस एरिया में एक ही बात का ये सब लोग हैबिचुअली फॉलो करते हैं, ठीक, लेकिन बी अगर ए को कुछ बोलता है, बी जो कुछ भी बोले ए चुपचाप मान ले, तो फिर ए संप्रभु नहीं। और अगर बी कुछ बोला और ए ने नहीं माना, कभी मान भी लिया जो सजेशन, तो ए जो है आपका संप्रभु
हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना ही। ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड यूज हुआ था सोशलिस्ट। क्या वर्ड यूज हुआ था? अच्छा, इसको कंप्लीट एक लाइन और इसमें जोड़ लीजिएगा। ये तो आपने समझ लिया कि ए बी सी है, तीनों का अपना क्षेत्र है, तीनों अपने अपने क्षेत्र के लोग, जनसंख्या इन तीनों की बातें फॉलो करती है। ठीक है। लेकिन ये आपस में एक दूसरे की बात को फॉलो हमेशा नहीं करते, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? सोवरेन हो जाएंगे, यानी कि संप्रभु हो जाएंगे। जो सोशलिस्ट की बात आती है यानी समाजवादी, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो सोशलिस्ट जो है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 42nd, कौन सा था? 42nd 1976 वाला, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये था। इसमें ऐड किया गया सोशलिस्ट को, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जो हमारा संविधान जो था वो अंगीकृत किया गया था, तो उस समय प्रियम्बल में, उद्देशिका में आपका सोशलिस्ट वर्ड यानी कि समाजवादी शब्द जो था वो नहीं जुड़ा था, उसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर हम बात करें कि सोशलिस्ट जो क्वालिटीज हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट होगा, तो ये कहाँ मिलता है? तो ये आपको मिलेगा डीपीएसपी में। कहाँ मिलेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। इसके आर्टिकल 36 थे, 51, 36 से 51, यहाँ तक हमको जो सोशलिस्ट थॉट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और जो इंडिया का सोशलिज्म है, जो इंडियन सोशलिज्म है, ठीक है, भारतीय समाजवाद, ये मार्क्सिज्म एंड गांधीयन, मार्क्सिज्म एंड गांधीयन, इसका क्या है? ब्लेंड है, यानी समन्वय। तो भारतीय सोशलिज्म क्या है? मार्क्सिज्म और गांधीज्म का एक यूनिक ब्लेंड है, एक समन्वय है। इसके बाद हम देखेंगे अगला वर्ड है आपका सेकुलर। क्या है अगला वर्ड आपका? सेकुलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। ये भी आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं था, इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इससे आपको ऐड किया गया था। ठीक है, इससे ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको नोट करिए, तो हम आगे आपको इसको बता देते हैं। तो सेकुलर देख रहे थे। तो सेकुलर क्या है? सेकुलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो हमारी प्रस्तावना, जैसा कि हमने आपको बताया कि संविधान लागू होने के बाद हमारी प्रस्तावना जो थी वो लागू हुई, तो उसमें आज तक जो हमारी प्रियम्बल है, उसमें आज तक केवल एक अमेंडमेंट हुआ है, केवल एक ही संशोधन हुआ है। अच्छा, जब हम संशोधन की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं एक ही संशोधन, तो इससे पहले अभी हमने सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद जो शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी क्या थी हमारी प्रियम्बल, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऐसे करके हमने पूरी पढ़ी ना। तो उसमें जो समाजवादी शब्द था वो बाद में जोड़ा गया, मूल रूप से वो नहीं मौजूद था। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रियम्बल द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वर नॉट देयर। ठीक है, उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये सब शब्द नहीं थे। और ये किस संशोधन से ऐड किए गए? याद रखिएगा, एकमात्र संशोधन अभी तक हुआ है हमारे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में, और वो क्या है? वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ये आपका अमेंडमेंट था। और इस अमेंडमेंट में सिर्फ प्रियम्बल में ही नहीं, बहुत सारे चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में भी। आप आगे इसको पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये पता चलेगा
कि इस अमेंडमेंट में बहुत सारे, जो ये 42nd अमेंडमेंट था, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। इसीलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो हम यहाँ पे अब ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस अमेंडमेंट से एक आपका ये वर्ड जोड़ा गया था, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, हमारी प्रस्तावना में जुड़ा था। इसके बाद जुड़ा है एक सेकुलर, उसमें भी संशोधन, चूंकि हमने बताया कि एक ही संशोधन हो, तो जब भी हम बोलेंगे कोई चीज जुड़ी है या कोई चीज हटी है, तो कौन सा संशोधन होगा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो जो सेकुलर था, सेकुलर एक्चुअल में देखा जाए तो इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको लिया गया और कहा गया स्टेट विल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। एंड ऑल पर्सन्स विल बी इक्वली इंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। मतलब जो भी धर्म आप मानते हैं, जो आपकी इच्छा हो, उस धर्म को अपना सकते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, इसकी आपको पूरी छूट मिलती है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला, इसको लिख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा। ये कहा गया, एक केस था एसआर बोम्मई वर्सेस एसआर बोम्मई एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था जिसमें ये स्टेटमेंट कहा गया कि जो भारत है, मतलब जो राज्य है, हमारे राज्य नहीं, यहाँ पे राज्य का मतलब भारत ही है। तो जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी लोग किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें की छूट उनको दी गई, प्रचार प्रसार की, इस पर कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये चीज़ जो थी, ये कहा गया एसआर बोम्मई एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, बोम्मई और बनाम भारत संघ। ठीक है, और अगर हम इसके सेकुलर कैरेक्टर की बात करें कि जैसे देखिए प्रस्तावना में तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि हमारा भारत सेकुलर होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में आपको ये जानकारी मिलेगी कि यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा देश जो है वो सेकुलर है? तो ये आपको मिलता है आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, सेकुलर, अगर आपको सेकुलर हमारा देखना है, इंडिया का सेकुलरिज्म देखना है, तो आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 25 टू 28, अनुच्छेद 25 से 28 में आपको धर्मनिरपेक्षता दिखाई देगी। और ये 25 से 28 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, इसके बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जितना भी हम बोलते हैं आप उसको लिखते ज़रूर रहें, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा अच्छे से रहेंगे और वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेंगी। ये आपका हो गया सेकुलर। इसके बाद एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो कि है डेमोक्रेटिक। क्या है? डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। क्या शब्द यहाँ पे आप लिखेंगे अपने नोट्स में? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। इट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। क्या है? Constitution has established a form of government which gets its authority from the will of the people। जो संविधान है, ठीक है, संविधान ऐसी सरकार का निर्माण करता है। ठीक है, सरकार, जो सरकार का निर्माण है वो संविधान ने ऐसा प्रावधान किया है कि
उसको अपनी अथॉरिटी यानी सरकार को अपनी सत्ता जनता की इच्छा से मिलती है। ठीक है, संविधान ने ये प्रावधान किया है कि सरकार को उसकी सत्ता जनता की इच्छा से मिलेगी या भारत के लोगों से मिलेगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुत्व का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। फिर से इसको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार रिपीट करूंगा फिर आगे बढ़ता हूं। Constitution has established a form of government which gets its authority from the will of the people and it is known as the doctrine of popular sovereignty। क्या कहता है कि संविधान ऐसी सरकार का प्रावधान करता है जिसको उसकी सत्ता जनता के द्वारा प्राप्त हो, और इसे हम लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रूलर्स होंगे, ठीक है, इसमें जो रूलर होगा यानी कि शासक, तो रूलर के बारे में आपको दो चीजें जाननी जरूरी हैं। पहला ये कि ही विल बी इलेक्टेड बाय पीपल। वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। ठीक है, नॉमिनेटेड, या ये नहीं कि पिताजी की जगह पे वो बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? वो इलेक्टेड होगा। जब वो इलेक्ट किया जाएगा, जनता उसको चुनेगी, तभी वो बनेगा रूलर या शासक। और दूसरा कि इलेक्टेड जो रूलर होगा वो इलेक्टेड बाय पीपल होगा। ठीक है, लोगों के द्वारा नियुक्त किया हुआ शासक होगा, और शासक जो होगा वो अकाउंटेबल होगा, अकाउंटेबल टू देम। ठीक है, वो इन लोगों के प्रति जवाबदेह होगा। तो ये आपका बातें हो गई डेमोक्रेटिक से जुड़ी हुई। और इसी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट शब्द है जिसको हम यहीं पर नोट डाउन कर लेते हैं। नाम आप लोग याद रखिएगा, नोट्स को लिखते रहिए। तो अगला आपका जो वर्ड है वो है रिपब्लिक। क्या है? रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। रिपब्लिक, रिपब्लिक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक entails elected head of state which can be directly or indirectly elected and for a fixed tenure। इसको समझिए क्या कह रहा है। रिपब्लिक का हिंदी होता है गणतंत्र। क्या होता है? गणतंत्र। तो जहां पर जो आपका हेड हो किसी भी राज्य का, जैसे भारत, ठीक है, भारत का जो हेड हो वो इलेक्टेड हो, क्या हो? निर्वाचित किया गया हो, जिसको निर्वाचित किया गया हो, और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से भी। ठीक है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों से निर्वाचित किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ उसका एक निश्चित कार्यकाल होगा, एक नियत कार्यकाल होगा। ठीक है, तो यहां पे हम समझ रहे हैं रिपब्लिक। जब हम रिपब्लिक पढ़ते हैं तो इसमें जो आपका हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रमुख, ये क्या होगा? इलेक्टेड होगा। ठीक है, यानी कि जो राज्य का प्रमुख है वो निर्वाचित होगा। क्या होगा? चुना हुआ होगा, चुना गया होगा, उसको इलेक्टेड होगा। और इलेक्टेड में भी आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट वो डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से उसको इलेक्ट किया जा सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से उसको चुना जा सकता है। उसके अलावा फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, एक निश्चित कार्यकाल के लिए उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। क्लियर है ये चीज? आर्टिकल 54 से 55 रिपब्लिक से रिलेटेड अगर आपको आर्टिकल समझना है तो वो होगा आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55। क्या कहता है ये आर्टिकल, किससे जुड़ा हुआ, जिससे हम कह रहे हैं कि ये रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र को दिखाता है आपके?
तो ये है रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। ये आपका रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र को दर्शाता है। कैसे गणतंत्र, ये बताइए। हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है यानी कि वो इसका इलेक्शन होता है, या किसी और तरीके से वो राष्ट्रपति बनता है, कोई उसको मनोनीत कर देता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना, नॉमिनेटेड भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो निर्वाचित हो रहा है। तो पहली शर्त पूरी हो गई कि वो इलेक्टेड होना चाहिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है? कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो जब इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट, तो वो आपकी ये कैटेगरी तो फुलफिल हो गई। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तो है ना, कुल मिला के इलेक्शन तो है ना, इलेक्टेड तो है ना। तो ये हो गया आपकी पहली कंडीशन। दूसरा, फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, टेन्योर जो है वो डिसाइड है ना, कितने साल के लिए कोई राष्ट्रपति बनता है। तो छोटी सी बात है, सबको लगभग पता होती है। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने साल के राष्ट्रपति चुना जाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है। खैर, तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है और एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होता है। इलेक्ट होता है फिक्स्ड टेन्योर यानी कि निश्चित कार्यकाल के लिए। तो इसलिए जो हमारा देश है वो क्या है? गणतंत्रात्मक है। क्या है? गणतंत्रात्मक है, यानी कि आपका ये रिपब्लिक है, गणतंत्रात्मक या रिपब्लिक। ये चीज क्लियर है? तो ये वो टर्म्स थे जो आपको जानने जरूरी थे। और ज्यादा टर्म्स को हमें, यानी कि जो हमें और ज्यादा टर्मिनोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम जनरली देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव तो हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो सबसे पहला आपका पॉलिटी का, ये आपका 4th लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर था वो आप देख चुके हैं, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, यानी संविधान, संविधानवाद सब पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव भी आपने देखे हैं, ठीक है, यानी कि उद्देश्य जो संविधान के वो भी आपने पढ़ा है। तो वो हमको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अभी हमारी हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टेट। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जो प्रियम्बल है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे उद्देश्यों को दिखाती है, ठीक है। तो उन उद्देश्यों को हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। भारतीय राज्य के उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, हमारे सरकार का, हमारे भारत राज्य का। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जस्टिस। क्या है यहाँ पे? जस्टिस। जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो जस्टिस, ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, यानी कि न्याय। क्या है ये? न्याय। तो न्याय की जो अवधारणा है वो हमारे संविधान में कहाँ से आई, कहाँ से ली गई, कहाँ से हम प्रेरित थे, इन्फ्लुएंस थे? तो ये है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1917, 1917 की फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर हमारे यहाँ जस्टिस यानी कि न्याय की अवधारणा जो है, जस्टिस जो है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया। और कितने जस्टिस की हमारे यहाँ बात की गई है, हम आपको एक बार अभी इससे पहले बता चुके हैं, फिर से हम बता देते हैं। 3 जस्टिस हैं हमारे भारतीय स्टेट के, ठीक है। हमारी प्रेम्बल में 3 न्याय की बात की गई है। एक आपका है सोशल, दूसरा आपका है इकोनॉमिक, और तीसरा आपका है पॉलिटिकल। क्या है? पॉलिटिकल। तो कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारा जो उद्देश्य है, हम भारत का उद्देश्य सभी लोगों को ये 3 न्याय प्रदान करना है, ठीक। The objective of the Indian state is to provide justice, and justice is of 3 types. The first type is social justice, second type is economic justice, and third type is political justice. These are the 3 types of justice which Indian state want to give to all the people.
और ये कैसे हमें प्राप्त होते हैं, ये हमें न्याय किस तरीके से प्राप्त होते हैं, तो इसके दो हमारे संविधान में प्रावधान है। एक आपका है फंडामेंटल राइट्स, क्या है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि एफआर या मूल अधिकार, और दूसरा आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में करिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं पे, तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप वगैरह भी करके अपनी जो भी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। कॉलिंग के लिए वो नंबर नहीं है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे वो नंबर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी किसी भी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। और अभी हाल ही में मैंने डिसाइड किया कि अगर आप लोगों को कोई विशेष ज़रूरत है जो मैं लेक्चर में नहीं ले पाया हूँ, और उस चीज़ को दोबारा आपको समझना है जिसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं आपसे, आप चाहते हो कि उसको मैं पर्सनली उस चीज़ को समझाऊँ, तो जो आपके टॉपिक है उसको उस नंबर पर टेक्स्ट कर दीजिएगा। जब उस एक टॉपिक से रिलेटेड 10-15 लोगों की क्वेरी आ जाएगी एटलीस्ट, तो हम अलग से कभी समय निकाल के 15-20 मिनट के लिए जूम मीटिंग पे आके और आपको वो हम सारी चीज़ें समझा देंगे, ठीक है। बट वो डिपेंड करता है कि क्वेरीज कैसी हैं। अब कोई बहुत छोटी मोटी क्वेरी है तो वो उसको हम नॉर्मली आपको हम व्हाट्सएप पे आंसर कर देंगे, टेलीग्राम पे आंसर कर देंगे। जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम उसको जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपको ये कॉर्नर में दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं नीचे, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है इक्वलिटी। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वलिटी यानी कि समानता, इक्वलिटी या समानता। तो ये भी आपका इंस्पायर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। कहां से प्रेरित है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इक्वलिटी किस इक्वलिटी की बात की गई है, किस समानता की बात की गई है, तो आपने प्रियम्बल में पढ़ा है वो सेंटेंस। एक बार फिर से प्रियम्बल, इसीलिए मैंने अभी पूरी यहाँ पे लिखी थी और उसको समझाया था, हालांकि उसकी नीड नहीं थी। हम ये सब जो चीजें पढ़ा रहे हैं, हमने डेमोक्रेटिक बताया, हमने रिपब्लिक बताया, हमने ऑब्जेक्टिव बताया, तो ये सारी चीजें पढ़ा रहे तो आपको सारी सब बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसको मैंने इनिशियल स्टेज पे इसलिए लिखा बोर्ड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और इसलिए उसको मैंने रिपीट किया, फिर इससे डिक्टेट किया आप लोगों को कि आप उसको लिखें, जिससे आपको एटलीस्ट दिमाग में ये शब्द रहें, ये वर्ड्स रहें कि आपने कहाँ इसको अभी सुना था या लिखा या देखा था। तो इक्वलिटी जब हम बात करते हैं तो आपने अगर याद हो तो इक्वलिटी है ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये इक्वलिटी हम आपको समझा चुके हैं, समानता ये हम आपको समझा चुके हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। अब अगर हम देखें इक्वलिटी की बात, तो हम यहाँ पे मुख्य रूप से 3 इक्वलिटी देखते हैं। तो एक आपकी है सिविल इक्वलिटी, कौन सी है? सॉरी, सिविल इक्वलिटी, सिविक है, इट्स नॉट सिविल, इट्स सिविक इक्वलिटी। क्या है? सिविक इक्वलिटी। दूसरा है पॉलिटिकल इक्वलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल इक्वलिटी, और तीसरा हो जाएगी आपकी इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये 3 इक्वलिटी, 3 समानताओं की बात करता है। पहली आपकी हो गई सिविक समानता, दूसरी हो गई राजनीतिक समानता, और तीसरी हो गई आर्थिक समानता। कहाँ पे इसका आपको प्रावधान मिलेगा? तो सिविक इक्वलिटी की जब हम बात करेंगे, सिविक समानता की बात करेंगे, तो ये आपको फंडामेंटल राइट्स से प्राप्त होती है। एफआर यानी फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। जो मूलाधिकार है संविधान के भाग 3 में, वहां से आपको जो भारतीय स्टेट है वो सिविक इक्वलिटी प्रदान करता है, ठीक है। इंडियन स्टेट गिव्स यू द सिविक इक्वलिटी थ्रू द पार्ट नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स, एज एफआर। मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान जो है वो सिविक समानता जो है उपलब्ध कराता है, प्रदान करता है।
इसके बाद आपका आता है पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि राजनीतिक समानता। इसके लिए आपको दो अनुच्छेद पढ़ने होंगे, दो आर्टिकल्स होंगे। एक आपका है आर्टिकल 325 यानी कि आर्टिकल 325 और एक होगा आपका आर्टिकल 326 यानी कि आर्टिकल 326। ये दो अनुच्छेद होंगे। ठीक है, आर्टिकल 325 या 325 क्या कहता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन इलेक्टोरल रोल्स। और उसके बाद में आपका है 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो 325 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि उसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है किसी भी चुनाव में प्रतिभागी के लिए, किसी भी चुनाव में भाग लेने के लिए कुछ निश्चित योग्यताएं होनी जरूरी हैं। ठीक है, और अगर आपके पास वो योग्यता है तो आपको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आपका आर्टिकल 325 यानी अनुच्छेद 325 कहता है। आर्टिकल 326 यानी कि अनुच्छेद 326 क्या कहता है कि हमें यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज प्राप्त है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो दिया गया, यानी सभी वयस्क लोगों को जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है उन सभी को वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है। अगर हम इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करें, अगर हम आर्थिक समानता की बात करें, तो आर्थिक समानता आपको दी गई है अनुच्छेद 39 के तहत, आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 जो है वो आपका आता है डीपीएसपी से। कहां से आता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 से आपको आर्थिक समानता का प्रावधान किया गया है। अब चूंकि यहाँ पे आर्थिक समानता की बात आई है तो एक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देना चाहता हूं कि आर्थिक समानता ये आपका मूल रूप से नहीं देखा जाता है हमारे भारत में। क्यों? आर्थिक समानता का मतलब तो ये हुआ कि जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे, उन सभी पे इक्वल सबका राइट होना चाहिए। तो क्या है सबका राइट? नहीं है। तो यहाँ पे आर्थिक समानता आपके अनुच्छेद 39 में दिया है जो कि डीपीएसपी का भाग है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। और आपको बता दूं, जब हम उस पार्ट में आएंगे तो ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। बस इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये केवल नीति, जो सरकार को कैसी नीति बनानी चाहिए उसके लिए सजेशन प्रदान करते हैं। ठीक है, एक सुझाव होता है कि सरकार को इस प्रकार की नीति जो है बनानी चाहिए। अब सरकार उस तरीके की नीति नहीं बनाती है, सरकार वैसा कोई कानून लेके नहीं आती है तो सरकार पर कोई केस नहीं कर सकता, सरकार पर कोई दबाव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिशा निर्देश हैं। ठीक है, DPSPs are only some directive principles. It's all up to the government that he recognize this as a right or not. It all up to government. क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में है ही है। अब हम देखते हैं इसके बाद में, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हो गए क्लियर। यहाँ पे आपको और कोई चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं बचती है ऑब्जेक्टिव में बताने के लिए। यही दो आपके मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम देखेंगे, आपकी हेडिंग डाल लीजिए अमेंडमेंट्स टू प्रीएम्बल। अमेंडमेंट्स टू प्रीएम्बल, प्रस्तावना में संशोधन। तो हम देखेंगे क्या? प्रस्तावना में संशोधन। तो अभी हमने आपको क्या बताया था? प्रस्तावना में यानी कि हमारी उद्देशिका में कितने अभी तक संशोधन हुए हैं? एक मात्र संशोधन हुआ है। ठीक है, और वो हुआ था 42nd अमेंडमेंट के में। ठीक, तो क्या हम देखेंगे? अमेंडमेंट इन प्रीएम्बल, प्रस्तावना में संशोधन, इसको हम यहाँ पर देखेंगे अभी। तो अमेंडेड ओनली वंस, अमेंडेड ओनली वंस, केवल एक बार संशोधित। ओरिजिनली डिस्क्राइब द स्टेट एज, ओरिजिनली जो प्रीएम्बल है इसमें ओरिजिनली यानी कि मूल रूप से राज्य को कैसा बताया गया है? ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड
स्टेट एज, मूल रूप से राज्य को किस रूप में वर्णित किया गया है कि जो हमारा राज्य है वो संप्रभु है, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य या संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य इसको कहा गया है। ठीक है, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारतीय राज्य को वर्णित किया गया था मूल रूप से प्रस्तावना में। ठीक है, ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड इंडियन स्टेट एज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बट देयर आर सम चेंजेस अंडर 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, चेंजेस अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इसमें कुछ परिवर्तन किया गया बाय एडिंग वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, बाय एडिंग वर्ड्स socialist and secular. Now what is the nature of the state? That sovereign socialist secular democratic republic, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका क्रम रहेगा। नाउ इट रीड्स सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्लियर है। प्रीएम्बल में बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, प्रीएम्बल में बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात कही गई है कि जो आपकी प्रस्तावना है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपकी जो संविधान की मूल अवधारणा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे क्लियर है, कोई यहाँ पे डाउट नहीं है, इसको जरा नोट करिए और मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। अभी हम आपको इसमें अमेंडमेंट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी, जो एक बेसिक तौर पे आपको सबसे स्टार्टिंग में दिख जाती है। जब आप अगर जो ओरिजिनली जो हमारी प्रीएम्बल थी आप उसको पढ़ते हो, प्रेजेंट टाइम की पढ़ते हो, तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा कि पहले 3 वर्ड्स यूज हुए थे इंडियन स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, और अभी 2 और ऐड हो गए, 5 हो गए। और इसके अलावा इस अमेंडमेंट में एक और चीज ऐड हुई थी कि जहां पे आप पढ़ेंगे, जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक जगह आपको लिखा मिलेगा यूनिटी ऑफ द नेशन। मूल रूप से जब आप पढ़ते हैं बेसिक, जो स्टार्टिंग में जो ओरिजिनली जो हमारी प्रीएम्बल थी, जब उसको आप पढ़ते हैं तो आपको मिलता है लिखा हुआ यूनिटी ऑफ द नेशन, उसकी जगह पे आता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्या आ जाएगा? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यूनिटी एंड, जो यहाँ पे यूनिटी ऑफ नेशन था प्रीएम्बल में, क्या था? यूनिटी ऑफ नेशन। ये चेंज होकर क्या हो गया? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो आपको कितने अमेंडमेंट देखने को मिले? 1। उस अमेंडमेंट में क्या आपको देखने को मिला कि सबसे पहले तो जो आपकी ऊपर के 3 चीजें हुआ करती थी, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसमें 2 चीजें और जुड़ गई, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हुआ करता था, अब उसको और किस रूप में डिस्क्राइब किया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया हमारे स्टेट को, हमारे देश को। और उसके साथ ही साथ जहां पे भारत यूनिटी ऑफ नेशन, ठीक है, राष्ट्र की एकता की बात की गई थी, जहां पे
राष्ट्र की एकता की बात की गई थी, वहां पे क्या ऐड हो गया, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, ठीक है। तो राज्य की एकता और अखंडता, ये आपका पूरा सेंटेंस पढ़ा जाता है, राज्य की एकता और अखंडता। पहले ये क्या पढ़ा जाता था, केवल और केवल राज्य की एकता के रूप में इसको पढ़ा जाता था, यूनिटी ऑफ द नेशन। तो ये आपका हो गया प्रियम्बल। प्रियम्बल में आपका जो अमेंडमेंट है वो प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस संशोधन की वजह से जो संविधान का मूल ढांचा है, जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रियम्बल में बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो मूल भावना आएगी वो आपकी आती है केशवानंद भारती केस 1973, जो कि 24 अप्रैल 1973 डेट आपको याद रखनी है। वहां से पहली बार हमारे संविधान का कोई मूल ढांचा है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पता चला। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया आपका अमेंडमेंट के बारे में। अब हम आगे आते हैं, प्रियम्बल से जुड़े हुए कुछ एक और दो पॉइंट हमको देखने हैं। तो सबसे पहली बात तो एक पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है और मेंस के लिए थोड़ा सा उसको समझना जरूरी होता है। पॉइंट तो छोटा सा ही है, कोई बहुत बड़ा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपको समझ लेना है। और इसके लिए हम एक डेडिकेटेड पार्ट लाएंगे। जो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल अवधारणा या मूल ढांचा हमारे संविधान का, उस पर हम प्रॉपर एक स्पेशली उस पॉइंट पे डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे आपके लिए बहुत जल्दी। 2 हफ्ते में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको पूरी तरीके से मूल ढांचे पर डिस्कशन मिलेगा। और उसके बाद में वो आपका मेंस इंटरव्यू हर जगह हेल्प करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरली लोग उसको कुछ, जैसे अभी मैं कुछ केसेस बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस बताऊंगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कह दी कि भाई ये पार्ट है, ये पार्ट नहीं है, ऐसे कुछ केसेस के थ्रू बता देना, वो केवल एक आपके प्री के लिए ठीक है, लेकिन आजकल प्री भी कॉन्सेप्चुअल हो चुका है। तो वहाँ पे आपके बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही जो क्वेश्चंस दिखे मुझे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, जैसे उसमें ये कहा गया, कुछ पॉइंट दे दिए गए और कहा कि इन दीज पॉइंट्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा गया कि इनमें से जो ये कुछ बिंदु लिखे हैं, इन बिंदुओं में से कौन से बिंदु संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है। तो अब बताइए, क्या वो समझना जरूरी है या नहीं? तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी कहेगा कि जरूरी नहीं है, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। अभी हम इसको आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे इसका खेल। तो इसका खेल हम समझते हैं। तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, अभी हमारा टॉपिक ये है, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो इसके लिए आपको 3 केस याद रखने हैं। कितने केस याद रखने हैं? 3 केस। एक आपका आता है बेरूबारी यूनियन केस। कौन सा है? बेरूबारी यूनियन केस। बेरीबारी यूनियन केस में, अब इस केस तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, उनको उससे नहीं मतलब है, केवल इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमारा प्रियम्बल है या नहीं है। तो बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कंडीशन, नॉट या नो, यानी प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ऐसा कहा गया बेरूबरी संघ मामले में, बेरूबरी यूनियन केस में। इसके बाद दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस। केशवानंद आपको पता है इसके बारे में? पता नहीं आप लोगों ने कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं बता दूं। केशवानंद भारती केस जो था
इस पे भी मैं आपको अलग से पूरा समझाऊंगा। देखिए पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है ना, राज्य व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं वो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें एक छोटा से छोटा पॉइंट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आता है कि उसके लिए आपको अलग से समझाना पड़ता है। तो वो आपका देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जब हम उसकी बात करते हैं, मूल ढांचा, मैंने बोला कि उसके लिए अलग से डेडिकेटेड लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो वहीं पे ये भी समझ लीजिए कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है, मूल जो संविधान के मूल ढांचे की जो अवधारणा आई है वो इसी केस की वजह से आई है। तो जब हम मूल अवधारणा के बारे में, जो आपके मूल ढांचे की अवधारणा, संविधान के मूल ढांचे की जो अवधारणा आई वो इस केस से आती है, केशवानंद भारती मामला 1973, ये केरल का केस था। ठीक है, तो इसमें जो केशवानंद भारती जी हैं, मतलब जो केस के प्रमुख पात्र हैं, वो ये केस हार गए थे, वो ये केस हार गए थे। लेकिन फिर भी चूंकि ये केस हमारे लिए एक माइलस्टोन था, हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस केस से बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में एक्सप्लेन की गई इसके माध्यम से, और कई सारी चीजें इसके साथ में जुड़ती हैं हमारे संविधान में इसके बाद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जिसको हम एकदम अच्छे से समझेंगे जब हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होंगे। और फिर भी कुछ रह जाएगा तो हम स्पेशली केशवानंद भारती केस आपको समझा देंगे, वो एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसा आप आदेश करें भैया वैसा हम कर देंगे। आप जो आदेश करेंगे हमको तो वही लेके चलना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं केशवानंद भारती केस। तो यहाँ पे हमको सिंपल से, आप भी कह रहे होंगे सर नॉर्मली बताओ ना पार्ट है कि नहीं है, हम पढ़ के आगे बढ़ जाएं। हाँ तो भैया ठीक है, हम वो पढ़ा दे रहे हैं। इसको अलग से हम जब बताएंगे, जिसको थोड़ा कॉन्सेप्ट में जानने की इच्छा हो, थोड़ा समझने की इच्छा हो, तो वो आ जाएगा उसको अटेंड करने। तो केशवानंद भारती केस 1973 का है, 1973 का है। इसमें कहा इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जो है वो पार्ट है, क्या है, यस, यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। एंड इट मे अमेंडेड, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को अमेंड, क्योंकि अब देखिए अब बात यही पड़ती है, अगर संविधान का भाग है कोई भी चीज, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तब तो आप उसमें अमेंडमेंट कर पाएंगे ना, तभी तो आप उसमें संशोधन करेंगे। और जब वो पार्ट ही नहीं है तो आप संशोधन कैसे करेंगे? दिमाग में आएगा ना ये चीज। तो केशवानंद भारती केस में कहा गया कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। आपके संशोधन के लिए जो अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है वो है अनुच्छेद 368। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद सम लिमिट्स। what is the limit? Limit is basic structure must not be changed। जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो खैर यहां पे भी वही बात है कि प्रियम्बल में भी, प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि इट में अमेंडेड सब्जेक्टेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जो मूल ढांचा का सिद्धांत है हमारे संविधान का वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रस्तावना में परिवर्तन करें, क्योंकि अगर आपने प्रस्तावना में कोई परिवर्तन किया, संशोधन किया, ठीक है, अगर आपने प्रियम्बल में कोई अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट की वजह से हमारा अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो अफेक्ट हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है, उसमें संशोधन हो रहा है, तो वो जो संशोधन आपने प्रस्तावना में किया है, जो अमेंडमेंट आपने प्रियम्बल में किया है, वो इनवैलिड हो जाएगा, वो संशोधन मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे मूल ढांचे में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं आपका LIC ऑफ इंडिया केस। LIC केस, इसका क्या देखेंगे? LIC केस, ये मेरे ख्याल से 1995 का है, 1995। LIC केस 1995, 1995। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने तो भैया कह दिया कि ये इंटीग्रल पार्ट है। तो समझिए तीन चीजें आपको याद रखनी है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं इससे रिलेटेड। तो जब हम बेरूबरी यूनियन केस की बात करते हैं तो वो पार्ट नहीं है। इसके बाद आता है केशवानंद भारती केस, जिसमें कहा गया कि वो पार्ट है और उसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, बट विद सम लिमिट्स। और लिमिट क्या होगी? बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होना चाहिए।
इसके बाद आता है LIC केस 1995, LIC केस 1995, और इसमें कहा गया कि भैया प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना है वो संविधान का अटूट अंग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अटूट अंग है। तो इसके साथ में आपका ये वाले पॉइंट भी खत्म होते हैं। इसके बाद जरा एक दो कुछ की पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे स्टेटमेंट प्रियम्बल को लेकर, उसको नोट कर लीजिएगा, मेंस में कोट करने के काम आएगा और कभी कभी पूछ भी लेता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रियम्बल, ये आपको यहाँ पे देखना है। अब इससे पहले जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हमने आपको एक बताया था, प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का पहचान पत्र है। ये किसने कहा था, ये कहा था N.A. पालकीवाला ने, N.A. पालकीवाला ने ये कहा था। एक स्टेटमेंट वो हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे जो प्रस्तावना है वो हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, होरोस्कोप है। ठीक है, हमारे जो संप्रभुत्व, क्या बोलते हैं इसको, संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य जो है हमारा भारत, उसका होरोस्कोप है क्या, प्रस्तावना, प्रियम्बल। किसने कहा था, KM मुंशी ने कहा था। किसने कहा था, KM मुंशी ने। इसके अलावा कहा है M हिदायतुल्लाह ने कहा। किसने कहा, M हिदायतुल्लाह ने। क्या कहा हिदायतुल्लाह जी ने, इट इज द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान की आत्मा है, रूह है हमारे संविधान की। विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ अवर पॉलिटिकल सोसाइटी, जो हमारी राजनीतिक समाज है उसके प्रतिरूप को, उसके पैटर्न को प्रदर्शित करता है। प्रस्तावना क्या करता है, हमारे राजनीतिक स्वरूप की जो रूपरेखा है, राजनीतिक स्वरूप का जो प्रतिरूप है उसको प्रदर्शित करता है। इट इज द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ अवर पॉलिटिकल सोसाइटी, सेड बाय M हिदायतुल्लाह। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको प्रियम्बल के बारे में जाननी जरूरी थी। और इसी के साथ हमारा ये प्रियम्बल का चैप्टर यहाँ खत्म होता है और इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जो उधर भी थोड़े बहुत गैप हुए थे, थोड़ा सा रूम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रिनोवेशन चल रहा था घर का, फिर हेल्थ इशूज, फिर कुछ एकेडमिक एग्जाम्स, तो हर्डल्स आते हैं ना, थोड़े बहुत आए। लेकिन हाँ, गैप हुआ, लेकिन मैं हमेशा सोचता रहा कि मुझे एज सुन एज पॉसिबल आप तक आना था। 10-12 दिन तो सीधा सीधा गैप इसलिए हो गया कि भाई रूम रिनोवेट हुआ, मतलब जो हमारा फ्लोर था उसको थोड़ा सा चीज़ें उसमें चेंज करनी थी, तो कुछ वॉल्स वगैरह तोड़ी गई और नया रूम वगैरह सेटअप बनाया गया, जिसमें मैंने अपने रूम का भी सेटअप एक अलग बनाया, आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग का सेटअप बनाया। तो उसमें अब जाहिर सी बात है कि जब रिनोवेशन होता है टाइम लगता है, तो मेरे पास स्पेस नहीं था आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करने का। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि बीच में काफ़ी गैप हो गया। आई थिंक 15-20 दिन का गैप हुआ था, और उसी में मेरे एकेडमिक एग्जाम्स भी थे उसके पहले। जो इससे पहले वाली वीडियो आई है अभी 1-2 दिन पहले, उससे पहले वीडियो आई थी 15-20 दिन पहले, उसके पहले हमारे एग्जाम चल रहे थे, तो उसमें गैप हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाई, फिर रिनोवेशन होने का 15-20 दिन उसमें गैप हो गया। अब उसके बाद में अब हम थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। अभी 15 से 20 तक, 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मेरे कुछ एग्जाम्स हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बीच में 1-2 वीडियो आ जाए। हालांकि इसके बाद तो अभी अगली तो कल ही आ रही है, ठीक है, ये आपको आज मिल जाएगी। इसके बाद वाली भी 1-2 आपको मिलेंगे। अभी 1-2 वीडियोस मिलने के बाद फिर मैं 5 दिन का रेस्ट लूंगा। और रेस्ट इसलिए कि मेरे एग्जाम्स हैं, मुझे एग्जाम सेंटर पे जाना होगा। मेरे 3-4 दिन के वो एग्जाम्स रहेंगे। मैं उसको अभी रिवील नहीं कर सकता कि मेरे कौन से एग्जाम्स हैं और कहाँ सेंटर है, नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा फॉलो करते हैं। तो कुछ एग्जाम्स है जिसके लिए मुझे बाहर जाना होगा एग्जाम देने, तो 4-5 दिन मैं उसमें बिजी रहूँगा, तो लेक्चर्स नहीं रिकॉर्ड होंगे। बट अभी फिलहाल इस लेक्चर के बाद में जो आप अभी देख रहे हैं, इसके बाद आपको कंटिन्यूसली अभी 1-2 दिन और लेक्चर्स मिलेंगे, फिर 4-5 दिन गैप करके फिर उधर मैं रेगुलर कर दूंगा। तो एनीवेज 2024 के लिए तैयार रहिए। 2024 तक सिलेबस हमको कवर करना है। इधर गैप हो रहा है, लेकिन सारे मेरे जितने भी पर्सनल वर्क्स हैं मैं इधर ही सब में निपटा रहा हूँ। इधर 1-2 महीने मेरे सारे घर के काम और जो मेरे कुछ पर्सनल हैं, कुछ एकेडमिक काम हैं, उन सबको निपटा लूँ, जिससे मैं
अगला जो आने वाला आपके 9-10 महीने हैं उसमें रेगुलर क्लास लेते हुए और कुछ टीम को भी मैं ऐड करने का प्लान बना रहा हूँ कि जिससे थोड़ा जल्दी कोर्स कंप्लीट हो 2024 के एग्जाम के पहले। तो सारा कुछ वो सब होगा, थोड़ा सा ट्रस्ट बना के रखिए। जो गैप हो रहा है उसके लिए सॉरी। आई नो कि कंटिन्यूसली लेक्चर ना मिलने से आपकी पढ़ाई बाधित होती है, बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे चीज़ों को सही करते हुए, अपनी सभी चीज़ों को किनारे करते हुए आपके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ में लेक्चर्स लेके आऊँ। हर बार सोचता हूँ कि इस बार रेगुलर इतने बजे मैं अपलोड कर दूंगा, हर बार का प्लान होता है, लेकिन यही तो ज़िंदगी है कि जो आप चाहो हमेशा मिल जाए, तो उसको ज़िंदगी नहीं कहते। ज़िंदगी वही है कि जब आप सब चीज़ें चाहो और उसमें से कुछ मिले और कुछ ना मिले। कुछ की कुछ को शिद्दत से आप हमेशा चाहते रहें, तभी ज़िंदगी का मज़ा है। तो मैं शिद्दत से चाह रहा हूँ कि मैं रेगुलर पढ़ाते हुए एक फिक्स टाइम टेबल के साथ में आपका कोर्स कंप्लीट कराऊँ। तो कोर्स तो कंप्लीट कराऊँगा, लेकिन ये जो रेगुलरिटी है, जो फिक्स टाइमिंग है, वो नहीं हो पा रही है। वो जल्दी ही मैं प्रयास करता हूँ उसके लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी है, नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर टेक्स्ट करिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।